रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी को शुरू करूं, आज की घटना को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक राय, एक मशवरा लेना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आपसे ही चैनल है, आपसे ही सब कुछ है, तो आपसे पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सीरियल किलर की कहानी सुनना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप लोग सीरियल किलर या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हों, तो मैं प्लान करूँगा कि संडे वाले दिन सुबह के तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास, या फिर यूँ कहें कि 2 बजे के आसपास का हम लोग समय रख लेते हैं। बाकी नॉर्मल कहानी तो हमारी आती ही है, जिसका समय लगभग हमने रखा हुआ है 10:10 रात के समय। तो संडे वाले दिन 2 बजे के आसपास अगर आप लोग सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहें तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और मैं फिर प्लान करूँगा कि कुछ संडे जब भी मौका मिले करेगा तो सीरियल किलर की कहानी आप लोग को दोपहर 2 बजे के आसपास अपलोड करके दिया करूँगा। बाकी जो नॉर्मल कहानी का रूटीन रहेगा वो 10:10 पर चलता ही रहेगा। तो जैसा भी आप लोग चाहें मुझे बताइएगा, और मैं एक जो पोल है, ऑडियंस पोल, वो कर दूंगा, जिसमें ज़्यादा वोट मिलेंगे अगर, तो फिर मैं इस सिलसिले को शुरू करूँगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि आप लोग देखते हैं अगर कहीं पर क्राइम होता है, मर्डर होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और पुलिस जब उस केस को सुलझाने के लिए अपनी कोशिश करती है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि कातिल पाताल में भी छुपा होता है, तो पुलिस वाले साल 2 साल या फिर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो 40-40 साल के बाद खुले हैं। यानी पुलिस कई बार ऐसा होता है कि अपनी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका बेहतरीन नमूना पेश करती है, और कई बार ऐसा होता है कि कातिल पुलिस के इर्द गिर्द भी घूमता रहता है और पुलिस कातिल को पहचान नहीं पाती। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसको हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं, नोएडा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, किसी पहचान का मुताबिक है नहीं। उसके बाद में नोएडा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर, और दोस्तों इसी गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम है काम बख्सपुर, और यहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है जोगेंद्र उर्फ लाला। जो जोगेंद्र उर्फ लाला हैं, ये अपनी पत्नी, अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने भाई, अपनी भाभी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। परिवार में सारे लोग थे, सब कुछ ठीक था। जोगेंद्र उर्फ लाला की शादी होती है। शादी होने के बाद में जोगेंद्र उर्फ लाला अपनी पत्नी के साथ में अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। शादी के कुछ समय के बाद में इनको एक बेटा भी हो जाता है, और बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं। बेटा, इसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास हो जाती है। जो जोगेंद्र उर्फ लाला था, कुछ ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं थी, कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटा मोटा काम करता था, जिससे जो भी पैसे आते थे उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यानी परिवार में पैसों की तो तंगी थी, लेकिन परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ चहल पहल थी, पूरे घर के अंदर लोग एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। सारी ही चीज़ें एज यूजुअल जैसे चलना चाहिए थी वैसे ही चल रही थीं। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, और साल 2015 में इस जोगेंद्र की शादी हुई थी। इसकी पत्नी का नाम सरिता था। जोगेंद्र अपनी पत्नी सरिता के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। एक बेटा भी हो चुका था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, सारी ही चीज़ें ठीक चल रही थी। 15 गुजरता है, 16 गुजरता है, 17-18 गुजर जाता है, 19-20 गुजर जाता है, यानी शादी के कई साल गुजर जाते हैं। उसके बाद में एक तारीख आती है, और ये तारीख होती है 8 मार्च साल 2023। और दोस्तों, आपको याद होगा ये 8 मार्च साल 2023 ये वो दिन था कि इस समय देश के अंदर होली का त्यौहार था, और हर तरफ होली की धूमधाम थी। लोग होली खेल रहे थे, बच्चे बच्चों से होली खेल रहे थे, देवर भाभीयों से होली खेल रहे थे, चारों तरफ धूमधाम थी। लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उन्हें बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब दोस्तों, पूरा दिन होली खेली जाती है, शाम का वक्त होता है, अबीर खेलने का वक्त आ जाता है। अब लोग अबीर खेलने लगते हैं। कुछ लोग इस जोगेंद्र उर्फ लाला के घर पे आते हैं अबीर खेलने के लिए। जब आते हैं तो पाते हैं परिवार के अंदर सारे लोग हैं, लेकिन जो जोगेंद्र उर्फ लाला की पत्नी है, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, जिसका नाम सरिता है, वो घर पे नहीं है। अब शुरुआत में तो लोगों को यही लगता है कि सरिता कहीं छुप गई होगी, लेकिन सरिता को जब ढूंढा जाता है, और जब घर परिवार वाले रियलाइज़ करते हैं कि सरिता तो बहुत समय से हमने उसको देखा ही नहीं, हम तो सब होली खेलने में व्यस्त थे। लिहाजा अब जब परिवार वालों को ये पता चलती है, उधर पूरा शहर, पूरा गांव सब होली खेल रहे हैं, लेकिन इस परिवार की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ जाती है।
अब इस परिवार की जो टेंशन बढ़ती है, सरिता कहीं गुम हो गई है, तो जो जोगेंद्र उर्फ लाला के भाई होते हैं भूपेंद्र, चाहे उनकी पत्नी होती है उषा या फिर जोगेंद्र उर्फ लाला के माता पिता, सारे ही लोग जो सरिता थी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जो घर परिवार वाले थे सरिता को ढूंढने निकले थे, हर जगह जा रहे थे, हर उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो जा सकती थी। शुरुआत में जब ये गांव वाले से सरिता के बारे में पूछते हैं तो उस समय गांव वाले इनके ऊपर ठिठोलियाँ भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं कि न जाने सरिता कहाँ चली गई। ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसको भांग पिला दी और गश्त खाकर कहीं गिर गई हो। फिर ये भी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सरिता के साथ में कोई हादसा हो गया। लिहाजा शुरुआत में तो गांव वाले इस पूरे मामले को मजाक में ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था अब गांव वाले भी इस पूरे मामले में थोड़ा सा गंभीर होने लगे थे, क्योंकि गांव की एक बहू गायब है और आप लोग देखते हैं कि गांव के अंदर सारे ही लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारे ही लोग मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। शहर जैसा माहौल होता नहीं है। शहर में अगर आपके घर में कुछ हो जाए तो पड़ोसी को खबर ही नहीं है, लेकिन गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता। जिस गाँव में मैं रहा करता था उस गाँव के अंदर इतना ज़्यादा भाईचारा है कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए और वो गरीब है और पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो गांव वाले उसके लिए चंदा कर लेते हैं। इस तरीके का वो गांव है। यानी गांव के अंदर आमतौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। अब गांव वाले परेशान हैं, घर परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारों में कॉल कर रहे हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रिश्तेदार के घर चली गई, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी, किसी मिलने वाले के घर। हर जगह उसको ढूंढ लिया जाता है, लेकिन सरिता जो होती है वो मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी तरीके से जो 8 मार्च साल 2023 का ये दिन था, ये पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है और पूरी की पूरी रात गुजर जाती है। अब जब ये पूरी रात गुजर जाती है तो घर परिवार वाले और जो गांव के लोग होते हैं ये इकट्ठा होकर घर परिवार वालों के पास आते हैं और कहते हैं कि इस मामले में हमें FIR दर्ज कराना चाहिए। घर के जो लोग होते हैं, चाहे जोगेंद्र उर्फ लाला हो या फिर उनके भाई भूपेंद्र या फिर भूपेंद्र की जो पत्नी है जिनका नाम उषा, ये सारे के सारे लोग मिलकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब इस तरीके से जो जोगेंद्र उर्फ लाला है इसकी एक पत्नी है जिसका नाम सरिता है, उसका एक 6 साल का बेटा भी है, लेकिन अचानक से सरिता न जाने कहीं गायब हो गई है। होली का दिन था, सब लोग होली में व्यस्त थे, पता नहीं कहाँ चली गई। पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुनते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी की उम्र 24 से 25 साल के आसपास होती है तो पुलिस वालों का फर्स्ट जो ध्यान जाता है वो इसी तरफ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति या फिर ये पुरुष या फिर ये महिला कहीं अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। लेकिन पुलिस वाले इस मामले में कंप्लेंट लिखते हैं। जोगेंद्र उर्फ लाला ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पत्नी अचानक से गुम हो गई। जो 6 साल का बेटा है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ अचानक से कहाँ चली गई। ना तो कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा है, हर जगह ढूंढ लिया है। परिवार वाले अलग परेशान है, बेटा अलग परेशान है, पति अलग परेशान है। लिहाजा जब पुलिस वाले होते हैं पूरा मामला दर्ज कर लेते हैं। मामला दर्ज करने के बाद में कहते हैं कि ठीक है तुम घर चले जाइए, हम लोग तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लेंगे। लेकिन पुलिस वाले इस पूरे केस को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि वो ज़्यादा इस मामले में गंभीर होते नहीं हैं, क्योंकि उनको लग चुका था कि शायद सरिता अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी। लिहाजा वो इस मामले को थोड़ा सा आया गया कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों ने इस पूरे मामले में रुचि इसलिए नहीं दिखाई, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत से ही बताया है कि अगर 18 साल का या फिर 25 साल या फिर 30 साल या 36 साल तक भी अगर कोई महिला, कोई लड़की, कोई लड़का अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं तो पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखाने पहुंचा जाता है तो पुलिस वाले भले ही सीधे शब्दों में ना ये कह पाएंगे तुम्हारा बच्चा या फिर बेटी या फिर बेटा किसी के साथ भाग गया होगा, उसके अवैध संबंध रहे होंगे, उसका प्रेम प्रसंग रहा होगा, लेकिन घुमा फिरा कर पुलिस का जो कहने का मतलब होता है वो यही होता है। भले ही वो डायरेक्टली ना कह पाए लेकिन इनडायरेक्टली उसका मतलब यही होता है। यानी इस तरीके से जो जोगेंद्र उर्फ लाला था उसके दिमाग में ये चीज़ें इस तरीके से अड़ चुकी थीं, इस तरीके से बैठ चुकी थीं, उसको भी अब ये लगने लगा था कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। अब जो जोगेंद्र उर्फ लाला जब गांव में निकलता और गांव वाले अगर इसकी पत्नी के बारे में पूछते तो गांव वालों से यही कहता कि उसकी पत्नी के किसी के साथ में अवैध संबंध थे और वो नाक कटाकर उसी के साथ भाग गई है। लिहाजा तुम मुझसे बार बार मेरी पत्नी के बारे में मत पूछो। जब गांव वाले इस तरीके की बातें जोगेंद्र उर्फ लाला से सुनते हैं कि एक पति ही अपनी पत्नी के प्रति ऐसी बातें कर रहा है तो थोड़ा हैरान भी होते हैं। उसके बाद इसे समझाते भी हैं कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो जोगेंद्र उर्फ लाला है ये गाँव वालों से बस यही कहा करता है कि उसकी पत्नी कहीं भाग गई है। अब जो महिला थी सरिता, जोगेंद्र उर्फ लाला की पत्नी, जब ये गायब होती है तो इसके जो मायके वाले होते हैं, भाई नरेंद्र होता है, कॉल करता है अपनी बहन के नंबर पर। बहन का नंबर लगता है लेकिन उठता नहीं है। 2-4 बार रिंग जाती है, यूँ कहें कि घंटे 2 घंटे रिंग जाती है, लेकिन उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। पहले फ़ोन उठा नहीं था, अब अचानक से स्विच ऑफ हो गया, कोई खबर नहीं है। नरेंद्र जो था वो भाई वो परेशान होता है, उसके जो माता पिता होते हैं वो परेशान होते हैं। उसके बाद में ये तुरंत अपने जीजा को कॉल लगाता है, जोगेंद्र को, और उससे पूछता है कि दीदी कहाँ चली गई, ना फ़ोन उठा रही है और
पहले उसके मोबाइल पर रिंग गई, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया और दोबारा से मैंने लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा है। तो जोगेंद्र उर्फ लाला होता ही अपनी साइड से कोई भी जवाब नहीं देता है, बस खामोश रहता है और सारी बातें सुनने के बाद में फ़ोन रख देता है। जब इस तरीके से अपने जीजा का बर्ताव नरेंद्र देखता है तो वो थोड़ा सा परेशान भी होता है। उसके बाद में जो जोगेंद्र के भाई होते हैं जिनका नाम भूपेंद्र होता है, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम उषा। अब ये उषा को कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में पूछता है कि उसकी बहन सरिता कहाँ है। मैंने जीजा से पूछा, वो इस तरीके से खामोश रह गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहन का फ़ोन लगाया था, पहले रिंग गई लेकिन बाद में स्विच ऑफ बता रहा है। क्या हुआ, बहन कहाँ है, हम लोग परेशान हैं। तो जो उषा होती है थोड़ी देर तक तो सारी बातें सुनती है, उसके बाद में झुंझला कर इस नरेंद्र से कहती है कि तुम्हारी जो बहन है ये नाक कटा कर किसी के साथ फरार हो गई है। अब जब भाई नरेंद्र अपनी बहन के ऊपर उसके ही ससुराल से इस तरीके के लांछन सुनता है कि उसकी बहन नाक कटाकर किसी के साथ भाग गई है, भाई नरेंद्र को तो मानो जैसे काटे खून नहीं होता है। उसके बाद में वो फ़ोन रख देता है, अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि इस तरीके से 8 तारीख से सरिता गायब है। उसके जो ससुराल वाले हैं उसको ढूंढ रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने इस पुलिस थाने में जाकर FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक सरिता का कुछ पता नहीं चला है। 8 तारीख को ये गुम हुई थी, 9 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कहा था कि खोज लेंगे, लेकिन अब 15 मार्च आ चुकी थी और अब तक सरिता का कोई भी पता नहीं था। इधर जो सरिता के मायके वाले थे ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लिहाजा जो नरेंद्र होता है, सरिता का भाई और उसके माता और पिता, ये सारे लोग इकट्ठे होकर उसी पुलिस थाने में पहुंचते हैं जिस पुलिस थाने में जो जोगेंद्र उर्फ लाला है उसका जीजा जिसने FIR दर्ज कराई थी, वहाँ पर पहुँचते हैं और नामजद जोगेंद्र अपने जीजा, उसके भाई भूपेंद्र, उनकी पत्नी उषा और उसकी जो बहन थी सरिता, उसकी ननद और उसके सास और ससुर, टोटल 7 लोगों के ऊपर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस को बताया जाता है नरेंद्र के द्वारा कि इन सारे ही ससुराल वालों ने मिलकर मेरी बहन की हत्या कर दी है और हत्या दहेज के प्रति की गई है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को कहीं छुपा दिया गया है और अब इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। लिहाजा आप लोग चलिए गांव में डेड बॉडी को ढूंढ लीजिए, मेरी बहन के साथ में न जाने इन लोगों ने क्या किया है। अब दोस्तों पहली FIR 9 तारीख को लिखी गई थी, दूसरी FIR 15 तारीख को लिखी गई थी और दूसरी FIR बाकायदा नामजद लिखी गई थी, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले में अभी तक उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि 9 तारीख को एक FIR 15 तारीख को और 15 तारीख वाली जो FIR थी पूरी तरीके से नामजद थी, लेकिन पुलिस वाले इस पूरे मामले में जो मायके वाले होते हैं उन्हें समझा बुझाकर भेज देते हैं। बड़ी हैरानी की बात मायके वालों के लिए भी थी। लिहाजा मायके वाले भी अपनी तरफ से सरिता को ढूंढ रहे हैं, इधर ससुराल वाले भी सरिता को ढूंढ रहे हैं। इस बीच में मायके वालों और ससुराल वालों के बीच में थोड़ी सी अनबन भी होती है। मायके वाले कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी की हत्या कर दी और दहेज के पीछे तुमने हमारी बेटी को मार दिया है। इधर जो ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी जो बेटी है वही चरित्रहीन थी और हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का नाक कटा कर किसी के साथ भाग गई है। इस तरीके से लगातार इन दोनों ही परिवारों के बीच में नोकझोंक होती रहती है। इधर ससुराल वाले गांव वालों की मदद से हर संभव कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से सरिता को ढूंढ लिया जाए, क्योंकि उनकी भी समाज में बदनामी हो रही थी। दूसरी तरफ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी थी। उधर जो मायके वाले थे ये भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पुलिस के सहारे तो बैठा नहीं जा सकता था, इसलिए ये भी ढूंढ रहे थे। अब ये जो ससुराल वाले हैं ये भी ढूंढ रहे हैं, मायके वाले भी ढूंढ रहे हैं। 15 तारीख को FIR दर्ज कराई थी, मार्च का महीना चल रहा था। होते करते दोस्तों ये जो पूरा मार्च का महीना था अब ये भी ख़त्म होने की कगार पे आ चुका था। अब जब इस तरीके से समय लगातार बीतता जा रहा था, ससुराल वाले भी परेशान हो रहे थे, मायके वाले भी परेशान हो रहे थे। इस बीच मायके वालों के मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे थे, न जाने कितने ऐसे सवाल उठ रहे थे कि बेटी के साथ में न जाने क्या हो गया है। अब दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 31 मार्च साल 2023 और इसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र, चूँकि बारिश इस समय गांव के अंदर हुई थी, सुबह सुबह ही अपने खेत की तरफ जाता है कि बारिश से खेत के अंदर क्या कुछ हुआ है। कई बार पानी देखने के लिए वगैरह वगैरह, या फिर उसके पानी को रोकने के लिए एक मेड़ बनाते हैं। मेरी साइड में मेड़ बोलते हैं, आपकी साइड में क्या बोलते हैं बताइएगा। एक मेड़ बनाते हैं और उस मेड़ से देखने की कोशिश करते हैं कि मेड़े वगैरह कट तो नहीं गई हैं। लिहाजा जब देवेंद्र अपने उस खेत पर जाता है तो देखता क्या है कि पास ही के खेत में कुछ कुत्ते हैं जो मिट्टी खोद रहे हैं, लेकिन उस मिट्टी से अजीब तरीके की बदबू आ रही है। अब मिट्टी से इस तरीके की बदबू आना, अगर ऊपर से बदबू आए तो आम बात है, लेकिन मिट्टी के अंदर से बदबू आना ये कहीं ना कहीं देवेंद्र को थोड़ा सा अटपटा लगता है। लिहाजा जो देवेंद्र था वो उस मिट्टी के पास पहुंचता है जहां पर कुत्ते खोद रहे थे। उन कुत्तों को जैसे तैसे कर वहां से भगाता है और जो मिट्टी वो कुत्ते खोद रहे थे उस मिट्टी को बहुत ही गौर से देखता है। जैसे ही उस मिट्टी को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद इस मिट्टी के अंदर कुछ तो ऐसा है कि जिसके अंदर से अजीब तरीके की बदबू आ रही है। या तो किसी को यहाँ पर दफनाया गया है, किसी जानवर को दफनाया गया है।
लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी वहाँ पर बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस मिट्टी के अंदर किसी महिला की सड़ी गली लाश दबी पड़ी है। अब जब इस तरीके से अपने खेत के अंदर देवेंद्र एक लाश दबी हुई देखता है, ये दबे गाँव को वापस भागता है। गाँव में वापस भागने के बाद में अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको सारी बात बताता है। 100 नंबर पे फ़ोन किया जाता है। उसके बाद में जो पुलिस होती है नज़दीकी थाने से वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद में जब उस डेड बॉडी को देखती है तो तुरंत उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों जैसे ही डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो उसके जो कपड़े होते हैं, उसका जो डील डॉल होता है, शरीर का जो लंबाई, सारी चीज़ें होती हैं, उसके मुताबिक इस डेड बॉडी की तुरंत ही गांव वाले पहचान कर लेते हैं और कहते हैं ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जो महिला गुम हुई थी 8 तारीख को, जिसका नाम सरिता है, ये वही महिला है। ससुराल वालों को दिखाया जाता है, वो भी कंफर्म कर लेते हैं। अब उसके बाद में जब पुलिस वाले इस तरीके की बातें सुनते हैं, कायदे से अब इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। जिस पुलिस को लगभग 20 दिन पहले आ जाना चाहिए था, वो पुलिस अब जाकर आई थी। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि इस मामले में हमने पहले भी ज़्यादा सतर्कता नहीं बरती, हमने ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाई, हमने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। लेकिन अब अगर इस मामले की छानबीन नहीं की और कातिल का पता नहीं लगाया तो बड़ी बात पिट जाएगी। लिहाजा अब ये जो बात थी सरिता के मायके वाले यानी उसके जो भाई थे नरेंद्र, उनको भी पता लगती है। नरेंद्र और उसके माता पिता भी भागे भागे आते हैं। आने के बाद में तुरंत अपनी बहन को पहचान लेते हैं। उसके बाद में पुलिस वालों से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना, मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन आपने कुछ मेरी सुनी ही नहीं। मेरी बहन को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही जीजा और उनके परिवार वालों ने मारा है। अब पुलिस वाले ये सारी चीज़ें पहले भी सुन चुके थे, पहले भी नोट कर चुके थे। लिहाजा सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अगर सोचा जाए तो पुलिस वाले इस मामले को पुलिस थाने के अंदर बैठे बैठे भी सुलझा सकते थे, लेकिन पुलिस वालों ने इस पूरे मामले में शायद इतनी भी जहमत नहीं की थी। लेकिन दोस्तों अब पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुकी थी, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि अगर इस मामले को अब नहीं सुलझाया तो शायद बड़ी बदनामी हो जाएगी। लिहाजा पुलिस तुरंत गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद में जोगेंद्र उर्फ लाला यानी सरिता का पति, उसका जोगेंद्र उर्फ लाला का भाई जिसका नाम भूपेंद्र, उसकी पत्नी जिसका नाम उषा, इन सारे ही लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन सबको पुलिस थाने लेके पहुंचती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में इनसे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो इधर उधर की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब इन सारे ही लोगों से अलग अलग बिठाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है तो इसमें एक कहानी निकल के आती है, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। साल 2015 में जब भूपेंद्र उर्फ लाला की शादी सरिता के साथ में होती है तो भूपेंद्र उर्फ लाला सरिता के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय गुजरता है, जो भूपेंद्र उर्फ लाला का परिवार होता है, वो परिवार वाले सरिता को दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। दहेज के लिए परेशान करते हैं, आए दिन तंगी करते हैं। तो जो सरिता होती है अपने मायके वालों को फ़ोन करती है, अपने भाई नरेंद्र को कॉल करती है कि इस तरीके से ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं। अगर पहली ही बार में बिटिया से कुछ दान दहेज के बारे में बात की जाती है तो मायके वाले शुरुआत में ही बिगाड़ नहीं कर लेते। छोटी मोटी जो डिमांडें होती हैं उन्हें पूरा भी करते हैं। कुछ पैसों की ज़रूरत, कुछ सामान वगैरह वो ला के देते रहते हैं। उनको लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें अगर मांग रहे हैं चलो दे देते हैं, हो सकता है कि बेटी का घर हो जाए। लेकिन यहीं पर शायद वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है तो पहली बार में ही पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म तो किया गया था, लेकिन शायद पुलिस भी इस पूरे मामले में सतर्क नहीं थी। अब धीरे धीरे समय गुजरा। जो भूपेंद्र उर्फ लाला था, ये लगातार अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता। पत्नी अपने मायके फ़ोन करती, मायके वालों से कभी कभी कहती कि मुझे यहाँ से ले चलो, ये घर ठीक नहीं है, इसमें दहेज के लिए मुझे लगातार परेशान किया जाता है। लेकिन मायके वाले यही सोचते हैं कि हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, एक आध बच्चा हो जाए। उसके बाद में इस जोगेंद्र उर्फ लाला और सरिता को एक बेटा भी हो जाता है। जब बेटा होता है तो मायके वाले थोड़ा खुश होते हैं, सोचते हैं कि शायद जोगेंद्र उर्फ सरिता के बीच में अगर ये बेटा आ गया है तो शायद इनको जोड़ने की ये कड़ी साबित हो जाए। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें थी और भी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं। दरअसल जो जोगेंद्र उर्फ लाला होता है, इसकी जो भाभी होती है उषा, इसके साथ में इसके अवैध रिश्ते हो जाते हैं। अब जब कभी भी जो भूपेंद्र होता है यानी उषा का जो पति होता है वो घर से बाहर होता तो जोगेंद्र अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, अपने ही घर के अंदर बनाता। अब जब सारी चीज़ें होती हैं तो कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको छुपाया नहीं जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होती रहती हैं तो इस बारे में सरिता को खबर लग जाती है। जब सरिता को खबर लगती है कि उसका जो पति है जिसका नाम जोगेंद्र है, वो अपनी भाभी उषा के साथ में लगातार रात के अंधेरे में शारीरिक संबंध बनाता है, उसने इन चीज़ों का विरोध भी किया। तो जो भूपेंद्र था यानी जोगेंद्र था, जोगेंद्र उर्फ लाला, इसने अपनी पत्नी
सरिता की बहुत ज़्यादा पिटाई भी कर दी। कई बार उसकी पिटाई की पत्नी ने अपने मायके में शिकायत की। इस तरीके से उसकी भाभी के ही साथ में इस जोगेंद्र के अवैध रिश्ते हो गए और वो उनके ही साथ में रहता है। परिवार वालों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन लगातार जो चीज़ें थीं लगातार बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि शायद अब ये चीज़ें काबू में नहीं आ रही थी। इसलिए जो सरिता होती है 12 मार्च साल 2021 को पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज भी कराती है कि उसका जो पति है वो उसकी ही भाभी के साथ में अवैध रिश्तों में है। लिहाजा पुलिस इस मामले में थोड़ा सा छानबीन भी करती है, लेकिन जो जोगेंद्र उर्फ लाला का परिवार होता है इस परिवार को निर्दोष करार देती है। उसके बाद में जो सरिता होती है फिर से इस परिवार के साथ में रहने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस परिवार को ये लगने लगा था कि सरिता उनके परिवार की बदनामी कर रही है। हमने दहेज मांगा इसलिए लांछन लगा रही है, लेकिन सरिता सच बोल रही थी। उसका जो पति था वो अपनी ही भाभी उषा के साथ में लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और इस बारे में सरिता को सारी चीज़ें बखूबी पता थी। सरिता अपने मायके वालों से भी बोलती है, लेकिन मायके वाले सोचते हैं कि शायद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। वो अपने जीजा को लगातार समझाते, लेकिन जीजा के ऊपर इस किसी भी बात का कोई असर नहीं था। उसके बाद में तारीख आ जाती है 8 मार्च साल 2023 और 8 मार्च साल 2023 को होली का दिन होता है। सारे लोग होली खेल रहे होते हैं। उसी दिन ये सारे परिवार वाले लोग होते हैं मिलकर सरिता की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को घर के अंदर ही छुपा के रखा जाता है। उसके बाद में सारे लोग इंतज़ार देखते हैं कि किसी तरीके से शाम हो और रात के अंधेरे में ये लोग, क्योंकि पहले ही ये बात हो जाती है कि सरिता गुम हो गई, सारे लोग ढूंढते हैं, लेकिन घर के अंदर कौन ढूंढे, कमरे के अंदर कौन ढूंढे। जब सारे ही लोग अपने अपने घरों में शांत बैठ जाते हैं तो उसी समय जोगेंद्र और उसका बड़ा भाई भूपेंद्र ये दोनों लोग निकलते हैं और इसी दिवेंद्र के खेत के पास पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी दूर था। वहाँ पर जाकर गड्ढा खोदते हैं। आधा गड्ढा छोटा भाई खोदता है, आधा गड्ढा बड़ा भाई खोदता है। उसके बाद में उसी गड्ढे के अंदर सरिता की डेड बॉडी को दबाकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इन लोगों ने सोचा था कि शायद होली के हंगामे में ये सारी चीज़ें दब जाएं, किसी को कौन खबर ना लगे, क्योंकि गांव से बहुत दूर एक खेत के एक मेड़ पर हमने इस तरीके से जंगलनुमा खेत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इस डेड बॉडी को दफनाया है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी ऊपर वाला भी बहुत ज़्यादा साथ देता है। मार्च के महीने में यूँ तो बारिश इतनी नहीं होती, लेकिन इस बार जब 30 मार्च को इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी ऐसी होती है गड्ढे वगैरह की जो बैठ जाती है। इसी तरीके से जो उषा को दफनाया गया था उस गड्ढे की मिट्टी भी बैठ जाती है। वहाँ से कुछ कुत्ते निकल रहे होते हैं, उनको स्मेल पहुँचती है, वहाँ पहुँचते हैं और लाश को खोद कर निकाल रहे होते हैं और इसी बीच में दिवेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा केस जो होता है पुलिस के सामने खुद ब खुद खुल के आ जाता है, जबकि पुलिस को इस केस को उसी समय सुलझाना चाहिए था जब इस केस में जो नरेंद्र था, इस सरिता का भाई, उसने आकर नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी कुछ अन्य लोगों की इसमें जो भागीदारी है या फिर नहीं है इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। इस तरीके से जो पूरा केस था खुला और उसके बाद में इन लोगों को जेल भेजा गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्या सरिता की कोई गलती थी? किस गलती की सज़ा आखिर उसको मिली? आप लोग लिखिएगा और कल के दिन आप लोग के जो कुछ कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें सतबीर हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी है, सुनकर बहुत अच्छी लगी। तस्वीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये आईडी का नाम ऐसा है कि पढ़ा नहीं जा सकता और ये लिखते हैं लव यू सर जी। सही कहा आपने। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी ये जो आईडी है SGIS करके ऐसे करके आईडी है। अबू जाहिन है, लिखते हैं कल 10 मैसेज में से मैं 2 से 3 को सुन रहा हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मदन बिहावत का है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम बोलते हैं, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। मीट बेदी हैं, लिखते हैं नमस्ते भैया जी, बहुत अच्छी तरह से आपने नरेट की स्टोरी, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। तो मीट बेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीफ अहमद हैं, लिखते हैं कल की कहानी लाजवाब थी। तो भैया आपका शुक्रिया। काया करके आईडी है, लिखते हैं सर आप लंबी कहानी लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत पसंद आ रही हैं, धन्यवाद सर। तो काया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये छाया सूर्यवंशी है और ये लिखते हैं सर आपका स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में MD रिजवान अली हैं, ये लिखते हैं आपकी स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ये अच्छा लगता है। मैं नेपाल से हूँ और मलेशिया में हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नेपाल से हैं और मलेशिया में रह कर हमारी कहानी सुनते हैं। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं मालेगांव गिला नासिक से कहानी सुनते हैं। भैया आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं इसमें पति को फूल्स लगता है और नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर वलिक। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं स्टोरी का टाइम कम नहीं करना, आप बिल्कुल सही स्टाइल और सही ड्यूरेशन के वीडियोस लेके आ रहे हो।
तो द बैरिस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में उमराव सिंह है, लिखते हैं शावेज़ मलिक भाई नमस्ते, जो भी आपके वीडियो सुबह देखते हैं देर रात तक गरबा खेलते हैं। हम आपकी वीडियो सुबह में देखते हैं और देर रात तक गरबा खेलते हैं, ऐसा कहना है उमराव सिंह चाहते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है रिजवान अंसारी का, लिखते हैं मलिक भाई आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? तो भाई पहले से बहुत बेहतर है, आप सभी लोगों की दुआओं का नतीजा है कि वो हल्के हल्के ठीक होने की कगार पे हैं। उसके बाद में इकरा इमरान है, लिखते हैं गलती तो इसमें उस लेडी की है आई थिंक। तो इकरा इमरान जी आपका अपना कमेंट्स है, आपने जिस तरीके से नरेट किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।